हाँ करो। हमने पिछले वीडियो में क्या कहाँ तक पढ़ा था? 57 तक पढ़ा था टीपी में, ठीक है। आज अपन 58 से बंधक पढ़ेंगे। बंधक 58 जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है, और उस सेक्शन 58 में बता दिए कि बंधक के प्रकार कितने होते हैं। बंधक के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहले बंधक होता क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में ही देखें तो किसी व्यक्ति को पैसे उधार चाहिए और उसके पास क्या स्थावर संपत्ति है, तो वो क्या करता है, अपनी उस स्थावर संपत्ति को पैसे उधार देने वाले के पास में क्या है, एज ए प्रतिभूति रख देता है कि भाई मैं पैसे ये चुका दूंगा, इसके लिए आप ये श्योरिटी या गारंटी रखो, ये इस मेरी जमीन को आप रखो, मैं आपके पास इस जमीन को बंधक रखता हूं, ठीक है। तो अब लैंग्वेज क्या है इसकी, कि कोई व्यक्ति अपनी विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई बताएगा कि इस जगह वाली भूमि है, इस जगह की स्थावर संपत्ति है। इस विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति को के किसी हित को के किसी हित यानी एक प्रॉपर्टी में कई प्रकार के हित होते हैं। वो उसे विक्रय कर सकता है, दान कर सकता है, विनिमय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उपभोग करने का अधिकार दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उसमें से विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में से किसी हित का अंतरण करता है, सिर्फ एक हित का अंतरण करता है, ठीक है। और क्यों करता है कि अगर उसे कोई उधार पे, आवाज बंद करो, माइक ऑफ करो, एक मिनट चुप। कि कोई व्यक्ति अपनी इस विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति को के किसी हित को किसी व्यक्ति को इसलिए ट्रांसफर करता है कि उसे उधार पे दिया गया है या दिए जाने वाले धन, या तो दे दिया गया है या दिए जाने वाले धन के संदाय को, जो वर्तमान में है या भावी ऋण के संदाय, या तो धन के संदाय जो या तो दे दिया गया है या देने वाला धन है, धन के संदाय को प्रतिभूत करता है, या वर्तमान में या भावी, या तो वर्तमान में ऋण दे रहा है या भावी भविष्य में ऋण देगा, तो उस ऋण के संदाय को, या वचन क्या कोई वचन देता है उसके पालन को प्रतिभूत करने, तीन चीजों के लिए प्रतिभूत करने के लिए वो अपनी स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के हित का अंतरण करता है। किसके लिए? सबसे पहले तो कि उधार के तौर पे दिए गए धन को प्रतिभूत करने के लिए, या वर्तमान या भावी ऋण के वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को प्रतिभूत करने, या कोई वचन है जिसको वचन का पालन है, जिसको प्रतिभूत करने के लिए, जिनसे वो वचन खाली काम करने का नहीं, धन संबंधी दायित्व का भुगतान करने वाला होना चाहिए। यानी वो वचन क्या, धन संबंधी दायित्व उसमें उत्पन्न होना चाहिए। तो उनको प्रतिभूत करने के प्रयोजन से वो क्या करता है, अपनी स्थावर संपत्ति में से किसी हित का अंतरण करता है, ठीक है। इसके लैंग्वेज को अपन टुकड़ों में पढ़ेंगे तो समझ आराम से याद हो जाएगी कि कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में से किसी हित का अंतरण करता है। क्यों करता है? तीन चीजें के लिए करता है। या तो क्या, उधार के तौर पे दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को प्रतिभूत करने, या क्या है, वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को प्रतिभूत करने के लिए, या किसी वचन के पालन को प्रतिभूत करने के लिए, जिससे क्या धन संबंधी दायित्व उत्पन्न होता है, तीनों चीजों के लिए प्रतिभूत करने के लिए वो अपनी स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में से किसी हित का अंतरण करता है। यहाँ हित का अंतरण शब्द से ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो अब जो देने वाला है वो बंधक कर्ता कहलाएगा, जिसको दिया जा रहा है वो बंधक ग्रहीता कहलाएगा, बंधकदार कहलाएगा, ठीक है। बंधक कर्ता और बंधक दार कहलाएगा। और जो मूलधन या जो ब्याज है जिसका संदाय क्या है, किया गया है या तत्समय प्रतिभूति के तौर पे रखा गया है, वो कहलाता है बंधक धन। यानी ए को कुछ पैसे उधार चाहिए,
ए अपनी प्रॉपर्टी बी के पास बंधक रख देता है। तो ए कौन हुआ? बंधक करता। बी कौन हुआ? बंधकदार। अब बी से ए ने जो पैसे लिए हैं, या ए को जो भुगतान करने हैं बी को, वो क्या कहलाता है? बंधक धन कहलाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बंधक का कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके पास रखता हूं, मुझे पैसे दे दो, ये क्या है? ये रिटर्न में होगा, एक लिखित में होगा। ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये लिखित में होगा, जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है। ओरली कोई नहीं कह सकता कि हमारा तो बंधक ओरली हुआ, ऐसा नहीं। बंधक हमेशा लिखित में होगा। और जिस स्टेटमेंट के द्वारा या जिसके द्वारा ये लिखित लिखी जाती है उसको बोलते हैं बंधक विलेख। जैसे दान है, टीपी में बताया है कि दान हमेशा रिटर्न में लिखित में किया जाएगा और दो अनुप्रमाणित साक्ष्यों के द्वारा किया जाएगा। वैसे ही बंधक हमेशा रिटर्न में होगा, विलेख में होगा। और जो ये विलेख होती है वो क्या कहलाती है? बंधक विलेख कहलाती है। जैसे दान विलेख, विक्रय विलेख, ठीक है, ये विलेख कहलाती है। अब आता है कि बंधक के प्रकार कितने होते हैं। बंधक के 6 प्रकार होते हैं। सादा बंधक, ठीक है, बी में दिया हुआ पार्ट बी, सेक्शन 58 के का जो क्लोज है वो बी है, उसमें बताया है कि सादा बंधक। अब सादा बंधक होता क्या है? सादा बंधक में क्या होता है कि सादा बंधक में ए व्यक्ति है जिसको पैसे उधार चाहिए, ठीक है, उसके पास उसकी स्थावर संपत्ति भी है। अब वो क्या है? बी से पैसे उधार लेता है और उसको व्यक्तिगत रूप से वचन दे देता है कि मैं इस तारीख को बंधक धन आपको चुका दूंगा, या जो मैंने ये जो पैसे ले रहा हूं उस मूलधन प्लस ब्याज चुका दूंगा। सादा बंधक में बंधक करता मॉर्गेजर प्रॉपर्टी यानी अपनी स्थावर संपत्ति का कब्जा बंधकदार को नहीं सुपुर्द करता है। तो क्या करता है? सिर्फ व्यक्तिगत वचन देता है बंधक धन का चुकाने का, कि वो कब्जा नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? बंधक धन को चुकाने को अपने आप को व्यक्तिगत रूप से बाउंड कर लेता है या वचन आबद्ध कर लेता है। और बी को यानी बंधकदार को वचन दे देता है कि मैं इस संविदा के पालन में, या इस संविदा जो बंधक की संविदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अपने बीच में, इसके अनुसार आपको निश्चित तारीख, वो तारीख निश्चित कर लेते हैं कि इस तारीख को मैं आपको भुगतान कर दूंगा, ठीक है। ये होता है सादा बंधक। यानी सादा बंधक में 2 चीजें आती है कि एक तो कब्जा, संपत्ति का कब्जा, पोजीशन बंधकदार के पास नहीं जाता है, और दूसरी बात ये आती है कि बंधककर्ता अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध कर लेता है, वचनबद्ध कर लेता है कि मैं इतनी तारीख को आपको पैसे चुका दूंगा, ठीक है। तो इसके आवश्यक तत्व क्या होता है कि इसमें कब्जे की अनुपस्थिति होती है, कब्जा नहीं जाता है बंधकदार के पास में। व्यक्तिगत वचनबद्ध कौन होता है? बंधक करता होता है कि मैं इस तारीख को आपको पैसे चुका दूंगा, ये व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध होता है, ठीक है। सेकंड आता है जब्ती की व्यवस्था नहीं होती है इसमें। यानी जब्ती क्या होती है? पूर्वबंध का अधिकार। किसका होता है पूर्वबंध का अधिकार? सेक्शन 67 में बंधकदार का अधिकार होता है। तो वो यहाँ फॉरफीचर करेगा क्या? उसके पास तो कब्जा ही नहीं आया, तो यहाँ पर उसको जब्ती की व्यवस्था नहीं है, यानी वो पूर्वबंध नहीं कर सकता, उसको जब्त फोरक्लोजर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसका एक आवश्यक तथ्य है कि सादा बंधक चाहे 100 रुपए से कम भी है तो भी उसकी रजिस्ट्री करवानी ही होगी। बंधक है वैसे तो क्या रिटर्न में तो होगा ही होगा, लेकिन कोई बंधक ऐसा है जिसको 100 रुपए से कम है तो वहां पे बंधक या तो रजिस्ट्री द्वारा हो सकता है या कब्जे के संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर सादा बंधक है
और 100 रुपए से कम है तो भी रजिस्ट्री अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्री के सादा बंधक नहीं होगा। ठीक है, अब आता है कि अगर सादा बंधक कर दिया तो बंधक ग्रहीता के पास में क्या उपचार क्या है कि मान लो ए ने सादा बंधक किया, बी बंधकदार है। अब ए भुगतान पैसों का वापस करता नहीं है, प्रॉपर्टी ए के पास ही है, वो तो खाली व्यक्तिगत वचनबद्ध हुआ था कि मैं पैसे चुका दूंगा, नहीं चुकाता है। तो अब बंधकदार यानी बी के पास क्या राइट है? बी के पास में राइट है कि वो सामान्य वाद जिस तरह संस्थित किया जाता है न्यायालय में, वो वाद संस्थित करेगा। क्यों करेगा? कि इसने मेरे साथ वचनबद्ध की हुआ था, या ये क्या है, कांटेक्ट हुआ था हमारे बीच में, और ये कांटेक्ट का बीच कर रहा है, संविदा का भंग कर रहा है, इसलिए वो वाद संस्थित कर सकता है। ठीक है, और दूसरा उपचार आता है बंधक ग्रहीता को कि वो बंधक संपत्ति का विक्रय न्यायालय में वाद दायर करके करवा सकता है। फर्स्ट तो क्या है, व्यक्तिगत वचनबद्ध हुआ था ये बंधक करता, उसने वचन का पालन किया नहीं, तो बी क्या करेगा, न्यायालय में वाद संस्थित कर देगा कि इसने हमारे बीच में जो संविदा या जो कॉन्टैक्ट हुआ था उसका उल्लंघन किया है, इसलिए वो कोर्ट में वाद संस्थित कर देगा। ठीक है, ये एक तो उपचार ये है। दूसरा उपचार ये है कि वो बंधक संपत्ति को विक्रय कराने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। बंधक संपत्ति को विक्रय कराने के लिए न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। तो ये था सादा बंधक कि सादा बंधक क्या होता है, उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं, और बंधक ग्रहीता को क्या उपचार प्राप्त होते हैं। सादा बंधक समझ आया। अब आता है दूसरा बंधक, सेक्शन 58 के सबक्लोज सी में दिया हुआ है। सबक्लोज सी में दिया हुआ है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, कंडीशनल मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यानी जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, क्या है ये कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, ये वाला बंधक है। इसको एक बार देखने से ये लगता है कि ये संपत्ति का दृश्यतः विक्रय ही हुआ है, यानी एक बार अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो विक्रय ही है, बंधक नहीं है। लेकिन सशर्त विक्रय द्वारा बंधक हुआ है ये। इसमें क्या होता है, जैसे ए और बी है, ए क्या है, पैसे चाहिए, बी से वो धन उधार लेता है। ठीक है, धन उधार लेता है, और धन उधार लेने के साथ में ही वो अपनी प्रॉपर्टी मान लो उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है, ए को 5 लाख की जरूरत है, और वो अपनी प्रॉपर्टी बी को दे देता है, बी को विक्रय कर देता है कि आप मुझे इस प्रॉपर्टी के बदले मुझे 5 लाख रुपए दे दो, और साथ में ये शर्त डाल देता है कि अगर मैं ये विक्रय बंधक धन, यानी जो विक्रय के रूप में लिया है बंधक धन, जो 5 लाख रुपए लिए हैं, अगर मैं इसको चुका दूंगा तो विक्रय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, विक्रय शून्य हो जाएगी, यानी प्रॉपर्टी क्रेता से निकल के वापस किसके पास आ जाएगी, विक्रेता के पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें ये होता है कि जहां पर कोई बंधक करता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है, एक बार देखने से ये लगा है कि ए और बी के बीच में विक्रय की संविदा हुई, लेकिन वो विक्रय की संविदा नहीं है, वो बंधक की संविदा हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों हुआ है कि वो 5 लाख रुपए उसने चाहिए और उसने प्रॉपर्टी भी बी को दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ में दी है, इस शर्त के साथ में दी है कि अगर वो इस बंधक धन को चुका देगा तो विक्रय शून्य हो जाएगा, विक्रय शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं कि इस शर्त के साथ में निश्चित तारीख को, वो तारीख निश्चित कर लेता है कि इस निश्चित तारीख को मैं बंधक धन का भुगतान कर दूंगा, और अगर उन बंधक धन को इस निश्चित तारीख का बंधक धन का मैं भुगतान नहीं कर पाता हूं तो विक्रय पूर्ण हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट आप मालिक बन जाओगे।
अगर इस 15 तारीख या 1 तारीख को वो तारीख निश्चित कर लेता है कि इस तारीख को मैं वो बंधक धन जो 5 लाख रुपए लिए हैं उसको चुका ही दूंगा। अगर इस 1 तारीख को या इस 15 तारीख को वो 5 लाख रुपए नहीं चुका पाता हूं तो विक्रय पूर्ण हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो इस शर्त पे ऐसा करता, इस शर्त के अधीन करता है कि अगर मैं पैसों का भुगतान कर दूंगा तो विक्रय शून्य हो जाएगा, कि अगर मैं पैसों का भुगतान कर दूंगा तो विक्रय शून्य हो जाएगा। और विक्रय शून्य होने पर संपत्ति क्रेता से निकल के वापस किस में आ जाएगी? विक्रेता में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा जो भी संविवार होता है वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जो होता है, उस संविवार को क्या एक बार देखने से लगा कि ये बीच में जो संविदा हुई विक्रय की, लेकिन वो विक्रय की नहीं है, वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। तो ये जो संविवार हुआ इसे बोलते हैं सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। जो करने वाला ए जिसको 5 लाख रुपए की जरूरत थी वो बंधक करता, और जिसके पास संपत्ति दी है वो बंधकदार हो जाएगा। ठीक है, इसमें बंधकदार को अधिकार क्या है? इसमें वो फॉरफीचर करवा सकता है, संपत्ति को जब्त करवा सकता है। कहां पर करवा सकता है? फोरक्लोजर 67 सेक्शन 67 में बताया है कि वो पूर्वबंध का वाद ला सकता है। ठीक है, और वो पूर्वबंध का वाद ला सकता है। बस इसको दो ही अधिकार है, एक तो पूर्वबंध का वाद ला सकता है, एक क्या है, न्यायालय अगर मान लो वो पैसे चुकाता ही नहीं है उस निश्चित तारीख को और वो पूर्वबंध का बंधकदार पूर्वबंध का वाद नहीं लेके आता, तो वो क्या करेगा? ये वाद दायर करेगा कि इसको मोचन के अधिकार को समाप्त कर दे। तो दोनों बातें हैं सेम ही। मोचन के अधिकार को समाप्त करना ही तो पूर्वबंध का वाद है कि भाई मोचन का अधिकार नहीं हो, अब बंधककर्ता मोचन के अधिकार का यूज नहीं कर सके, इसीलिए तो वो पूर्वबंध का वाद लाएगा। तो कुल मिला के सशर्त विक्रय द्वारा जो बंधक हो रहा है उसमें बंधकदार को एक ही अधिकार प्राप्त है, वो है फोरक्लोजर यानी पूर्वबंध का वाद दायर करने का अधिकार। ठीक है, थर्ड आता है कौन से सेक्शन? सेक्शन 58 का डी। सेक्शन 58 के सबक्लोज डी में दिया हुआ है भोग बंधक। भोग बंधक इसमें क्या होता है? मान लो ए को पैसे चाहिए और उसके पास भूमि तो है लेकिन पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है स्थावर, पर पैसे नहीं है, उसे 5 लाख रुपए चाहिए। तो वो क्या करता है? अपनी संपत्ति का कब्जा बी को दे देता है। बंधकदार कौन होता है? बी होता है, बी को दे देता है और ये कह देता है कि बंधक धन आप इस प्रॉपर्टी से होने वाली आय से ही वसूल कर लेना। यानी यहाँ पर बंधकदार को अधिकार है कि वो उस संपत्ति का उपभोग करेगा और उपभोग से होने वाली जो आय है उससे ही अपना बंधक धन प्लस ब्याज जो भी मिलता है वो वसूल करेगा। यहाँ पर भोग बंधक में संपत्ति का कब्जा दिया जाता है और यहाँ पर संपत्ति का कब्जा दे दिया जाता है और ये विवक्षित संविदा हो जाती है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी से होने वाली आय से ही बंधक धन वसूल कर लेना। यहाँ बंधक करता पैसे भुगतान नहीं करता है, पैसे भुगतान नहीं करता है। इसमें क्या है? उपचार क्या है? बंधक ग्रहीता को मान लो अब उस प्रॉपर्टी से कोई इतनी आय भी नहीं हो रही है जिससे बंधक धन वसूल किया जा सके, तो वहां भोग बंधक में बंधक ग्रहीता को बंधक कर्ता द्वारा ऋण न चुकाने की दशा में कोई उपचार प्राप्त नहीं है। वो अपने पास तब तक उस प्रॉपर्टी को रोके रखेगा। मान लो उसने पैसे चुकाए नहीं है इन्हें और प्रॉपर्टी दे दी बी को कि भाई इसी से आप तो बंधक धन वसूल कर लेना। अब वो पैसे चुका ही नहीं रहा, ना इस प्रॉपर्टी से आय हो रही है इतनी कि बंधक धन वसूल किया जा सके, तो वहां पर बंधकदार यानी बी को ये अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी को यानी जो प्रॉपर्टी बंधक रखी गई है उस प्रॉपर्टी को तब तक अपने पास रोके रखेगा
धारणाधिकार बनाए रखेगा जब तक कि बंधक धन पूर्णतः वसूल नहीं हो जाता है। ठीक है, अब आता है आगे वाला अंग्रेजी बंधक चौथा। कहां पर दिया है? सेक्शन 58 के ई में दिया हुआ है। सेक्शन 58 के सब क्लोज ई में दिया हुआ है। क्या है? अंग्रेजी बंधक। इस बंधक की विशेषता ये है कि इसमें बंधककर्ता अपनी प्रॉपर्टी बंधकदार को दे देता है और प्रॉपर्टी देने के साथ साथ में अपने आप को वचनबद्ध भी कर लेता है कि इस निश्चित तारीख को मैं बंधक धन का भुगतान कर दूंगा। ठीक है, बंधक धन को भुगतान कर दूंगा। तो इसमें इस बंधक में दोनों चीजें आ गई। एक तो वो संपत्ति का कब्जा भी दे रहा है, जैसे सादा बंधक में वो कब्जा नहीं देता, सिर्फ व्यक्तिगत बाउंड होता है, वचनबद्ध होता है। लेकिन अंग्रेजी बंधक क्या है? जिसमें बंधककर्ता अपनी संपत्ति का कब्जा भी बंधकदार को दे रहा है, साथ साथ में ये आत्यंतिक रूप से ये शर्त भी लगा लेता है कि इस निश्चित तारीख को मैं पैसों का भुगतान कर दूंगा। अगर भुगतान नहीं करता हूं तो वो क्या है, अगर भुगतान कर देता है तो बंधक खत्म हो जाता है, और नहीं करता तो फिर उसको क्या राइट होगा। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी बंधक में दो चीजें आएगी। कब्जा भी बंधक ग्रहीता के पास जाएगा, यानी बी के पास में जाएगा, और बंधककर्ता व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध होगा कि इस निश्चित तारीख को मैं बंधक धन का भुगतान कर दूंगा। अगर वो उस निश्चित तारीख को भुगतान नहीं कर पाता तो बंधकदार के पास राइट है कि वो न्यायालय की अनुमति के बिना ही उस संपत्ति को क्या है, न्यायालय की दखल से बिना न्यायालय की अनुमति के भी उस संपत्ति को बंधक ग्रहीता बेच सकता है। ये एक बात इसमें आती है अंग्रेजी बंधक में कि बंधक ग्रहीता को ये अधिकार है कि वो न्यायालय की अनुमति के बिना या न्यायालय की दखल के बिना उस बंधक संपत्ति या बंधक संपत्ति को विक्रय करवा सकता है या कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 58 का सब क्लोज एफ में बताया गया है हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक या सामयिक बंधन बोलते हैं। क्या होता है इसमें कि कोई व्यक्ति है जो कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे आदि नगरों में से या अन्य किसी नगर में जिसकी राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी, वहां का कोई निवासी है और उसे क्या है, पैसे उधार चाहिए, तो वो क्या करता है, अपने घर के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हक दस्तावेज होते हैं, जो मालिकाना हक को साबित करते हैं, जो बताते हैं कि ये इसका मालिक है। ठीक है, तो उन दस्तावेजों को क्या करता है, बंधक ग्रहीता के पास में रख देता है। यहाँ पर संपत्ति का कब्जा नहीं दे रहा वो, हक दस्तावेजों के निक्षेप द्वारा बंधक का मतलब ये है कि वो अपने टाइटल के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको बेलमेंट कर देता है, उनको निक्षेप कर देता है। किसके पास करता है, बंधक ग्रहीता के पास उनको रख देता है। ठीक है, कि भाई आप इन डॉक्यूमेंट, वो कहते हैं ना अडाना रखा है, वो वाली बात है कि अगर किसी ए व्यक्ति को पैसे उधार चाहिए और उसके पास में जमीन जायदाद तो बहुत है पर पैसे नहीं है, तो वो अपनी जमीन यानी जिस जमीन का वो मालिक है या स्वामी है, उसके जो भी कागज पत्र होंगे, जो भी दस्तावेज होंगे, जिस रजिस्ट्री है या कोई विक्रयनामा है, जो भी होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके बी यानी बंधक ग्रहीता के पास रख देता है। उनको प्रतिभूति के तौर पे बंधक के रूप में वो रखता है हक दस्तावेजों द्वारा। हक दस्तावेजों का मतलब ये है कि जहां पर कोई संपत्ति रजिस्टर्ड करानी है, मान लो कोई बंधक करना है और उस बंधक में क्या है कि 100 रुपए से अधिक है, तो भी वहां क्या रजिस्ट्री करवानी जरूरी होती है। मान लो कोई ऐसा बंधक है जिसका विक्रय मूल्य 100 रुपए या 100 रुपए से अधिक है,
तो वहाँ हर दस्तावेज की रजिस्ट्री करवाना आवश्यक होता है। लेकिन हक दस्तावेजों वाले निक्षेप द्वारा जो बंधक हो रहा है वहां उसकी रजिस्ट्री करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो हक दस्तावेज यानी जो मालिकाना हक को साबित करते हैं वो अपने आप में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है विलक्षण बंधक। नहीं, इसमें एक रह गया कि इसमें जो हक दस्तावेज है उसमें क्या कर सकता है, मान लो वो भुगतान करता नहीं है या पैसे चुकाता नहीं है, तो यहाँ पर बंधकदार को उस संपत्ति को विक्रय कराने का अधिकार है। विक्रय करवाने का अधिकार, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो उसके पास में ही होते हैं, सॉरी डॉक्यूमेंट उसके पास में ही होते हैं, इसलिए वो उसको विक्रय करवा सकता है। क्या वो उसको फोरफीचर जब्त करवा सकता है? क्या नहीं करवा सकता। जब्ती का अधिकार या फोरक्लोजर का जो अधिकार है बंधक ग्रहीता को, वो सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के बंधक में ही है। एक तो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में और दूसरा आता है विलक्षण बंधक। विलक्षण बंधक में ही दो अधिकार दिए हुए हैं कि वो बंधकदार उस संपत्ति को फोरक्लोजर या पूर्वबंध का करवा सकता है। नेक्स्ट आता है पूर्वबंध अधिकार। ये विलक्षण बंधक। नेक्स्ट विलक्षण बंधक। विलक्षण बंधक क्या होता है? इसकी लैंग्वेज से समझ में नहीं आता अपने सीधा सीधा कि कोई ऐसा बंधक जिसमें दो बंधकों के प्रकार या गुण मिलते जुलते हैं, वो होता है विलक्षण बंधक। यानी विलक्षण दो या दो से अधिक बंधकों के लक्षण उसमें उजागर होते हैं। जैसे सादा बंधक में क्या होता है? सिर्फ व्यक्तिगत वचनबद्ध होता है। और भोग बंधक में क्या होता है कि वो कब्जा दे देता है बंधक ग्रहीता। अगर कोई व्यक्ति कब्जा दे दिया कि भाई मैं भुगतान नहीं करूंगा, और साथ साथ में व्यक्तिगत वचनबद्ध भी हो जाता है कि नहीं मैं इतनी तारीख को भुगतान कर दूंगा, तो वो बंधक क्या कहलाता है? वो बंधक विलक्षण बंधक कहलाता है। ठीक है। तो ये बंधक के प्रकार थे सेक्शन 58 में। अब आता है सेक्शन 59। सेक्शन 59 ये बताता है कि बंधक किया कैसे जाता है या बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कोई भी बंधक जो है वो रजिस्टर्ड कब करवाया जाना चाहिए। तो इसमें दो क्लोज है कि जहां प्रतिभूति या मूलधन की रकम 100 रुपए से अधिक है तो वहां पर बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए बंधक विलेख प्लस बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए प्लस दो साक्षियों द्वारा वो अटेस्टेड भी होना चाहिए। एक तो क्या है, बंधककर्ता द्वारा साइंड होना चाहिए प्लस दो साक्षियों द्वारा वो अटेस्टेड भी होना चाहिए। यानी 100 रुपए से अधिक का कोई, जहां मूलधन की रकम 100 रुपए से अधिक की है तो वहां यह प्रक्रिया अपनानी होगी। परंतु इसका अपवाद क्या है? हक दस्तावेजों द्वारा जो बंधक किया जाता है वहां 100 रुपए से अधिक भी है, फिर भी वहां पे उसकी रजिस्ट्री करवाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? 100 रुपए से अधिक की तो रजिस्ट्री करवानी ही होगी और दो अनुप्रमाणित साक्ष्य होने ही चाहिए। इसका अपवाद क्या था? हक दस्तावेजों द्वारा अगर कोई बंधक किया जाता है तो वहां 100 रुपए से अधिक है तो भी रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर जहां मूलधन या जो भी ब्याज की रकम है वो 100 रुपए से कम की है तो वहां पर कैसे किया जाएगा बंधन? वहां पर या तो क्या है, रजिस्ट्री द्वारा किया जा सकता है या संपत्ति के परिदान द्वारा भी बंधक किया जा सकता है। 100 रुपए से कम है, 100 रुपए से कम है तो वहां रजिस्ट्री द्वारा या संपत्ति के परिदान द्वारा भी बंधक किया जा सकता है। लेकिन इसका अपवाद क्या आता है? सादा बंधक। सादा बंधक कह रहा है कि चाहे 100 रुपए से भी कम है मूलधन की रकम, फिर भी उसकी रजिस्ट्री करवानी ही होगी।
फिर भी उसकी रजिस्ट्री ही करवानी होगी। संपत्ति के परिधान द्वारा बंधक नहीं किया जा रहा। जहां सादा बंधक होगा वहां से क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं मिल रही ये बात? क्योंकि सादा बंधक में संपत्ति का परिधान तो किया ही नहीं जाता। कब्जे का क्या कब्जा दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। इसलिए सादे बंधक की कंडीशन चाहे 100 रुपए से कम ही है मूलधन की रकम, तो वो बंधक कैसे किया जाएगा? रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही बंधक किया जाएगा। अब आ रहा है सेक्शन 59A कि बंधककर्ताओं और बंधकदारों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत वे व्यक्ति भी आते हैं जिनसे हक व्युत्पन्न हुआ। मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये बंधककर्ताओं के अधिकार हैं, बंधककर्ताओं के अधिकार। अब बंधककर्ता के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आएंगे? इनके अंतर्गत वो सारे व्यक्ति आएंगे जिनसे बंधककर्ताओं का हक व्युत्पन्न हुआ है। मान लो ए और बी और सी 3 बंधक करता है, ठीक है। तो अब इन तीनों व्यक्तियों ने क्या है, अपनी जमीन जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी वो डी के नाम बंधक कर दी डी के पास। डी हो गया बंधक ग्रहीता, डी हो गया बंधक ग्रहीता। अब बंधककर्ताओं से सिर्फ कौन व्यक्ति नहीं आएंगे? ए बी सी नहीं आएंगे, बल्कि वो व्यक्ति भी आएंगे जिनसे ए बी सी को अधिकार उत्पन्न हुआ था। यानी उनके फादर, उनके दादा या जो भी हैं जिनसे अधिकार ए बी सी को मिला, वो भी बंधककर्ता में इंक्लूड माने जाएंगे। ऐसे ही बंधक ग्रहीता है। मान लो 5 व्यक्तियों के पास क्या है, जमीन जायदाद रखी गई। अब कहते हैं कि बंधक ग्रहीता कौन से व्यक्ति हैं? बंधक ग्रहीताओं का मतलब भी यही होता है कि जिन व्यक्तियों से उन्होंने हक व्युत्पन्न हुआ या जिनके कारण वो बंधक ग्रहीता बने। मान लो ए और बी के बीच में कोई बंधक की संविदा हुई, बी बंधकदार है, तो खाली बी ही बंधकदार नहीं है, बी के से जिनका हक व्युत्पन्न होता है वो सारे के सारे बंधकदार में इंक्लूड माने जाएंगे, ठीक है। अब आता है सेक्शन 60 और 67 दोनों ही साथ में पढ़ते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 60 क्या कहता है? मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार। 60 में किसका अधिकार है? बंधककर्ता, मॉर्गेजर का, ठीक है। बंधककर्ता का अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति का मोचन करवा सके 60 में। और 67 में जो अधिकार है वो बंधक ग्रहीता का है, बंधकदार का है, जिसमें पूर्व बंध का अधिकार उसको दिया गया है, जिसमें पूर्व बंध के अधिकार उसको दिया गया। तो अब 60 क्या है? 60 ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में कोई बंधक की संविदा हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुए, मूलधन के शोध्य हो जाने के पश्चात, यानी कोई टाइम पीरियड था, बांध लिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कि इस तारीख को मैं मूलधन या बंधक धन भुगतान कर दूंगा। अब मूलधन की कौन सी तारीख को शोध्य होगी? जो उनके बीच पक्षकारों के बीच में तय हुई है कि मूलधन के शोध्य हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता को बंधक धन को भुगतान कहीं किसी भी समय या कोई भी स्थान पर वो बंधक धन का भुगतान करने का उसका अधिकार है। यानी ए को 5 लाख रुपए चाहिए थे, ए को 5 लाख रुपए उधार चाहिए थे और उसने अपनी प्रॉपर्टी किसके पास दे दी? बी के पास दे दी, बंधक रख दी। अब जब भी ए के पास में 5 लाख आएंगे, यानी उसने अदर सोर्सेज या कोई भी वो 5 लाख लिए और संपत्ति बंधक कर, उसके बाद में जब भी ए के पास में 5 लाख रुपए आएंगे प्लस ब्याज होगा, तो वो क्या है? वो निश्चित तारीख आते ही वो क्या है? वो पैसे बंधक धन के रूप में किसको चुकाएगा? बी को चुकाएगा। यानी बंधक धन के भुगतान होने के बाद में बंधककर्ता को अधिकार है, वो 3 चीजें बंधकदार से लेगा। क्या लेगा? पहला तो बंधक विलेख, जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में जो लिखा गया था उस बंधक विलेख को लेगा, ठीक है। सेकंड वो क्या लेगा कि बंधक संपत्ति से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट
बंधक संपत्ति से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट बंधक ग्रहीता के पास में है वो बंधक ग्रहीता या बंधकदार जिसके भी कब्जे में है वो उनसे बंधककर्ता लेगा। थर्ड, उस संपत्ति का कब्जा लेगा जो अगर बंधक में बंधकदार को दी गई है। तो क्या क्या लेगा? सबसे पहले बंधककर्ता बंधकदार से बंधक विलेख, जिस संपत्ति को बंधक किया गया है उससे जुड़े हुए या उस संपत्ति से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको कहेगा कि अब मुझे आप ये दे दो। थर्ड, वो उस संपत्ति का कब्जा भी वापस प्राप्त करेगा जो जो क्या है एज ए प्रतिभूति के रूप में बंधकदार के पास पड़ी, यानी 3 चीजें वो वापस लेगा। वापस लेने के साथ साथ में वो ये भी कह सकता है कि ये कब्जा या तो मुझे अंतरित किया जाए या मेरे निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को इसका कब्जा वापस दे दिया जाए या कब्जे का प्रतिदान किया जाए। यानी वो कहेगा कि मैंने तो पैसे चुका दिए, अब पैसे चुका दिए तो प्लस पहला बंधक विलेख दो मेरे को कि मैंने जो लिख के साइन करके दिया था वो दो। दूसरा कहेगा कि इस संपत्ति से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो भुगतान वापस मेरे को दे दो, प्लस संपत्ति का जो कब्जा आपके पास गया था वो कब्जा भी आप मुझे वापस रिटर्न करो। ये तीनों चीजें वो स्वयं भी ले सकता है और बंधककर्ता के निर्देशानुसार उसे अन्य किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। ठीक है, अन्य किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। बंधकदार को अंतरित किया गया या निर्वापित किया, मतलब ये कह रहा है कि ये सेक्शन जो है वो बंधकदार के अधिकारों को समाप्त नहीं करती है, उसको तो जो उसका अधिकार था वो मिल गया, उसके बाद में ये बातें आती हैं। और ये जो मान लो ये जो भुगत हो रहा है कि वो वापस लेगा, बंधक विलेख लेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेगा या जो संपत्ति का कब्जा है वो वापस लेगा, परंतु इसका अपवाद है कि इस धारा का अपवाद ये है कि पक्षकारों के कार्य के द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्वापित ना हो गया हो। यानी ये कह रहा है कि पक्षकारों ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, कार्य कर दिया या न्यायालय की डिग्री आ गई जिसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो भी चीजें बंधक विलेख या मोचन नहीं करवा सकता। अगर ये 2 बातें आ जाती हैं कि पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिग्री द्वारा इस धारा द्वारा प्रदत्त जो भी अधिकार है निर्वापित नहीं हो चुके होंगे। मतलब वो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई काम हो रहा है कि इस धारा के द्वारा जो अधिकार पक्षकारों के कार्य या न्यायालय की डिग्री द्वारा निर्वापित ना हो चुके, ये अपवाद बताया है कि अगर पक्षकारों ने ऐसे कोई कार्य किए है तो वापस वो क्या कर सकता है, ये चीजें ले सकता है बंधककर्ता। या न्यायालय की कोई डिग्री आ गई तो बंधककर्ता वापस अपनी तीनों चीजें ले सकता है। ठीक है, फिर आता है इसमें, इसको बोलते हैं कि एक बार बंधक सदैव बंधक। क्यों बोलते हैं? केस है नॉक्स बनाम रेक्स, नॉक्स बनाम रेक्स का केस है। इसमें कहा कि एक बार बंधक सदैव ही बंधक ही रहता है, यानी वो किसी भी स्थिति में विक्रय नहीं बनता। और बंधक की जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट होती है उसमें बंधकदार कभी भी बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को समाप्त या निर्वापित नहीं कर सकता या उसको अल्पीकृत नहीं कर सकता या खत्म नहीं कर सकता। यानी हमेशा ही मोचन कराने का अधिकार बंधककर्ता का बना ही रहता है। इसमें एक पॉइंट और आया है, सेक्शन 60 में पॉइंट आया है कि बंधक संपत्ति के भाग का मोचन। मान लो कोई बंधककर्ता ऐसा है जिसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी किसी एक बंधकदार के पास में रखी है, बंधक रख रखी है, और वो सिर्फ क्या है किसी एक अंश का मोचन करवाना चाहता है, तो उसे उस एक अंश या एक हिस्से या एक पार्ट के मोचन कराने का
का अधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जो भी बंधकदार हैं उन्होंने के बंधककर्ता से उसके लिए कोई पूर्णतः या भागता राशि अर्जित ना कर ली हो। या मान लो 5 बीघा का बड़ा प्लॉट है और ए ने बी को पास बंधक कर रखा है। अब वो उनमें से एक बीघा संपत्ति का क्या है, मोचन करवाना चाहता है। तो उसे एक जो बीघा है उसकी मोचन कराने का अधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो उसके अंश जो पूर्णता या भागता है उसको समायोजित करे या उनसे अर्जित जो भी हो वो उससे पहले किसको देगा, वो बंधकदार को देगा, तब वो मोचन करवा सकता है, अन्यथा नहीं करवा सकता। फिर आता है सेक्शन 60A। 60A ये कह रहा है कि जहां पर बंधककर्ता ने अपनी संपत्ति जो बंधक संपत्ति थी उसका मोचन करवा लिया, मोचन कराने के बाद में वो स्वयं उस प्रॉपर्टी को ले सकता है या बंधक ग्रहीता को, बंधकदार को ये निर्देश दे सकता है कि मेरे आदेशानुसार ये संपत्ति अन्य पर्सन या थर्ड व्यक्ति को परिदान कर दी जाए। अब जो थर्ड व्यक्ति को परिदान की जा रही है उसमें जो खर्चा लगा है वो किसका होगा, वो कौन दे रहा है निर्देश कि इस मेरे को प्रॉपर्टी वापस मत करो, इसको मेरी जगह सी व्यक्ति को कर दो। तो निर्देश जो दे रहा है बंधककर्ता दे रहा है। तो अगर सी को प्रॉपर्टी अंतरित की जा रही है उसमें जो भी खर्चा लगेगा वो कौन देगा, ए देगा, बंधककर्ता भुगतान करेगा। ठीक है, ये आ रहा है इसमें। फिर आ रहा है इसमें आगे सेकंड पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये कह रहा है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें एक तो बंधक करता है और एक विलंगमदार है। विलंगमदार क्या होता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर भार अधिरोपित कर दिया गया है और उस भार को क्यों अधिरोपित किया है, किसी के अधिकारों की पूर्ति करने के लिए, और किसी के अधिकार उससे छिन जाते हैं। ठीक है, इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहां क्या है बंधक विलंगमदार और बंधककर्ता दोनों ही क्या है, दोनों में से जो भी वो क्या करता है नेग्लिजेंसी करेगा, उपेक्षा करेगा, तो दोनों ही उपेक्षा करते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं, तो वहां विलंगमदार जो भी होगा वो किसके अधीन होगा, वो विलंगमदार की जो उपेक्षा होगी वो बंधकदार की उपेक्षा से अधिक अधिभावी मानी जाएगी, ऊपर मानी जाएगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, कि जहां कोई प्रॉपर्टी में एक विलंगमदार है और एक क्या हो गया, एक बंधक करता है, और विलंगमदार ने भी कोई नेग्लिजेंसी उपेक्षा की है और इसने बंधककर्ता ने भी नेग्लिजेंसी या कोई उपेक्षा की, तो वहां दोनों नेग्लिजेंसी तो दोनों की हुई है, पर जिसकी नेग्लिजेंसी या जिसकी उपेक्षा का, जिसकी नेग्लिजेंसी है, जिसकी उपेक्षा से कोई अधिक लोग अधिक प्रभावित होते हैं, तो वहां विलंगमदार की जो नेग्लिजेंसी है वो अधिभावी रहती है, उपेक्षा अधिभावी रहती है। सेक्शन 60A। सेक्शन 60A ये कह रहा है कि दस्तावेजों का निरीक्षण करने, पेश कराने का अधिकार। मान लो ए ने अपने हक दस्तावेज, प्रॉपर्टी के जो हक दस्तावेज थे वो बी के पास में बंधक कर दिए, हक दस्तावेजों द्वारा जो बंधक था वहां बंधक कर दिए। बाद में उसे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, ए को चाहिए, तो ए को ये अधिकार है कि बंधक के दौरान जिस समय तक उसका मोचन नहीं करवा लेता, यानी जब कंटिन्यू चल रही है बंधक की अवधि, जो कंटिन्यू चल रही है और बंधककर्ता ने मोचन का वाद नहीं लाया, उस स्थिति में अगर उसे चाहिए कि वो मैं मेरे जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बंधकदार के कब्जे में है, मैं उनको देखूं, उनमें संक्षिप्त जो भी बातें हैं वो उनमें मैं लेऊं, उनकी नकल कर सकूं, और इसमें अगर वो दस्तावेज देखता है, निरीक्षण करता है, उनको पेश करवाता है, जो भी खर्चे लगेंगे वो किसके लगेंगे, बंधककर्ता का, किसके लगेंगे, बंधककर्ता के, सॉरी बंधकदार के खर्चे लगेंगे, बंधकदार के खर्चे लगेंगे कि वो बंधकदार के कब्जे में थे, अब
चाहता कौन है उन दस्तावेजों को निरीक्षण करना? बंधक करता चाहता है, तो वो उन जो भी खर्चे वो बंधक कर्ता द्वारा ही भुगतान किए जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट आता है 61, ये पृथकता या साथ साथ मोचन कराने। मान लो ए की 5 प्रॉपर्टियां हैं, ए की 5 प्रॉपर्टियां हैं और धीरे धीरे करके वो सारी की सारी बी के पास बंधक के रूप में आ चुकी है। तो अब ए क्या है, ए को अधिकार है, या तो क्या जित सारे पैसे आ गए तो वो एक साथ मोचन करवा ले, या टुकड़ों में आ रहे हैं पैसे उसके पास तो वो एक एक संपत्ति का भी मोचन करवा सकता है। हेडिंग से ही पता चल रहा है 61 कि पृथकता या साथ साथ मोचन कराने का अधिकार की प्रॉपर्टियां। मान लो ए के पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां थी, उसने क्या है बी को बार बार टाइम वो बंधक करता गया, बी हो गया बंधकदार। अब ए के पास कुछ पैसे आते हैं तो वो एक को भी मोचन करा सकता है, और अगर उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो वो सारी प्रॉपर्टी को एक साथ भी मोचन करवा सकता है। अब आता है नेक्स्ट 62, कब्जा प्रत्युत्तरण या भोग बंधककर्ता का अधिकार। ये कह रहा है भोग बंधक क्या था कि जहां पर कब्जा परिदत्त कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जब तक मूलधन या रकम शोध या संग्रहित नहीं हो जाए तब तक की क्या है आप इस संपत्ति का भोग करना, उपभोग करना, ये होता है भोग बंधक। तो भोग बंधक में क्या है कि कब वो वहां पर उस संपत्ति को क्या विक्रय नहीं करवा सकता, फोरफीचर नहीं करवा सकता। करवा सकता है तो क्या करवा सकता है कि वो ये कह सकता है कि भाई अभी तक तो क्या है मूलधन और मूलधन प्लस ब्याज जो है वो अभी तक मुझे चुकता नहीं हुए हैं। वो किसी भी कंडीशन में वाद दायर नहीं कर सकता या पूर्वबंध का वाद नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि जो भोग बंधक है उसमें कब्जा पहले से ही बंधकदार के पास होता है, और जब बंधक जो भी प्राधिकृत व्यक्ति हैं वहां कब्जे का प्रत्युत्तरण करता है, मतलब पैसे चुका देता है, या तो वो तो वापस अपने पास संपत्ति का कब्जा वापस ले लेता है। तो इसमें दो बातें आएंगी, ए और बी। एक तो क्या है बंधकदार संपत्ति के भाटक लाभों से बंधक धन का भुगतान स्वयं कर लेने के लिए प्राधिकृत है, कि वो कह रहे हैं कि कोई बंधकदार है उससे जो भी भाटक हो रहे हैं या जो भी लाभ है से बंधक धन का भुगतान अगर बंधकदार स्वयं ही कर लेता है तो ठीक है, वो जितनी आय हो रही है वहां से आप अपनी बंधक धन का समायोजन करते रहो। दूसरा पॉइंट ये है कि जहां पर बंधक संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही है, ऐसे भाटक के लाभों में से केवल किसी भाग स्वयं कर लेने के लिए प्राधिकृत। वो कह रहे हैं कि मान लो उस उपभोग करने से बंधक धन पूर्णतः नहीं चुकता होता है तो फिर वो बंधकदार जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो उस बंधककर्ता के विरुद्ध क्या कर सकता है, वाद संस्थित कर सकता है। या जो अतिशेष बच जाते हैं, मान लो उसने क्या कर दिया, यूज कर लिया और यूज करने के बाद या यूज होने से पूरे नहीं बंधक धन भुगतान नहीं हुआ तो जितना उसने यूज कर लिया या जितना पैसा बंधक धन के रूप में चुका दिया गया है, जितना पैसा बंधक धन के रूप में चुका दिया गया उतना लेस हो जाएगा, और बाकी के जो पैसे है वो कौन देगा, बंधककर्ता बंधकदार को देगा, बंधककर्ता बंधकदार को पैसों का भुगतान करेगा। ठीक है, ये आता है। फिर आता है इसमें सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बंधक संपत्ति में कोई अनुवर्ती होती है, यानी बढ़ावा हो जाता है। बंधक संपत्ति बंधक की रखी हुई है, ए की संपत्ति है बी के पास बंधक रखी हुई है, और बंधक संपत्ति बंधक चालू रहने के दौरान ही उस संपत्ति में के मूल्य में क्या है, वृद्धि हो जाती है, अनुवृद्धि हो जाती है।
मान लो प्रॉपर्टी थी और उसमें कोई तेल का कुआं खुद गया या मिल गया, तो वहां पे क्या है, संपत्ति के मूल्य में तो क्या अभिवृद्धि हो गई। तो अभिवृद्धि, तो जहां पर तत्प्रतिकूल संविदा ना हो वहां मोचन कराए जाने पर वो जो भी लाभ हुआ है वो कौन प्राप्त करने का हकदार होगा, वो बंधक कर्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। क्यों होगा? कि उससे जो भी हानि हुई है, जो भी पैसे लगे, उसका तो वो कौन भुगतान करेगा, बंधकदार करेगा। लेकिन अगर कोई बंधक चालू रहने के दौरान अगर कोई अनुवर्ती होती है तो वो बंधकदार के विरुद्ध कौन होगा हकदार, बंधककर्ता उसका हकदार हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही पढ़ते हैं सेक्शन को 63 को। 63A कह रहा है वो थी अनुवर्ती, यानी उसके मूल्य में वृद्धि हुई। अनुवर्ती यानी उसके बंधक संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी, अनुवर्ती होगी। अब आता है 63A कि बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि, यानी संपत्ति तो पहले से थी लेकिन उसमें सुधार करवा लिया बंधक चालू रहने के दौरान ही। ठीक है, और कोई मोचन की कोई संविदा में तत्प्रतिकूल बात ना है, नहीं है, तो बंधककर्ता उसने सारा खर्चा जो भी सुधार कराया, मान लो कोई खुली जमीन बी के पास बंधक रखती और बी को लगता है कि नहीं खुली जमीन होने से जमीन का मूल्य सही नहीं हो रहा, तो वो क्या है उसकी मरम्मत करवा लेता है, चार दीवारी लगवा देता है, दीवार बनवा देता है चारों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बंधक संपत्ति के मूल्य में क्या हुई, अभिवृद्धि होगी। बाउंड्री करेंगे तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी। तो कोई भी विपरीत संविदा नहीं है, कोई भी विपरीत संविदा नहीं है, तो कौन हकदार होगा, बंधककर्ता हकदार होगा। क्यों होगा कि बंधक चालू रहने के दौरान अनुवर्ती हुई है, इसलिए जो भी हकदार होगा वो बंधककर्ता हकदार होगा। अब हकदार हो गया, अब उसमें जो भी पैसे जो भी लगेंगे कि अनुवर्ती हुई या अभिवर्ती हुई, उसमें पैसे तो बंधकदार ने एक बार भुगतान किए हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो मूलधन प्लस ब्याज में प्लस हो जाएंगे। जितना पैसे उसने उस जमीन की अनुवर्ती या अभिवर्ती करने में लगाए वो सारे जुड़ जाएंगे। पैसे जुड़ने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बंधककर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी पैसे लगे हैं अनुवर्ती कराने या अभिवर्ती कराने में, जो भी पैसे लगे हैं जिसके भी, वो उसको भुगतान करेगा। ठीक है, अब आता है 64 पट्टे का नवीनीकरण कराना, कि जहां कोई बंधक संपत्ति ऐसी है जो पहले से ही पट्टे पे दी हुई है, बंधक भी है प्रॉपर्टी और पट्टे पर भी दी हुई है, तो पट्टादार अगर उस पट्टे का नवीनीकरण करवा लेता है, यानी ए के पास कोई भूमि थी और उसने पैसे उधार ले रखे थे उस भूमि के पेटे, और उसी भूमि को बाद में वो क्या कर देता है, पट्टे पे दे देता है। तो पट्टे पे देने के बाद में पट्टेदार का ये अधिकार हो जाता है कि वो उस संविदा या उस जो भी है उसको नवीनीकरण करवाता है, उसको रिन्यू करवाता है। तो रिन्यू कराने में कोई संविदा नहीं है, जो भी मोचन पे फायदा किसको मिलेगा, तो बंधककर्ता द्वारा तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो मोचन पे नवीन पट्टे का फायदा उसे ही किसे मिलेगा, बंधकदार को मिलेगा। क्योंकि पट्टे का नवीनीकरण कौन करवा रहा है, बंधकदार करवा रहा है। तो बंधकदार नवीनीकरण करवा रहा है तो उसको फायदा भी बंधकदार को ही मिलेगा। 65 विवक्षित संविदाएं हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का कल पढ़ते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं समझ आया आपको तो आप बताओ मेरे को।